नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आए दिन चाहे विभाग बड़े हों या छोटे, आए दिन भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें लगातार सामने आ ही जाती हैं, चाहे फिर वो बड़े स्तर पर हो या छोटे स्तर पर। लेकिन घोटाले कितने सामने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये भी देखने का विषय रहेगा। क्योंकि कई बार घोटाले बड़े स्तर पर अगर होते हैं तो उन पर कुछ लोगों की दखलंदाजी के साथ ही घोटाले उजागर हो जाते हैं। लेकिन कुछ घोटाले ऐसे भी होते हैं जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो पूरी मशक्कत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोटाले सामने नहीं आ पाते हैं। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उदय शंकर जी, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए। वो खुलासा क्या है, खुद इनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। और सवाल यही रहेगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपने वहां ज्वाइन कब किया और आपको कैसे पता चला कि इस कंपनी में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है? हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम 9 में 1988 को मुंबई में ज्वाइन किए। 3 महीना का मेरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता रहा और उस दौरान हम डिफरेंट लोकेशंस में गए वर्किंग जाने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। 3 महीने के बाद हमारा पोस्टिंग बड़ौदा में एज ऑफिसर ट्रेनी सेल्स हुआ, जहाँ हम सेल्स डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स, एलपीजी, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को हैंडल करते थे। फिर नागपुर में 3.25 साल के करीब रहे। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र बॉम्बे हुआ, बॉम्बे कुछ टाइम रहे। उसके बाद हम दिल्ली आए। दिल्ली में हमारा सेल्स में रहा और सेल्स में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस भी था और हम किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे क्वालिटी क्वांटिटी के मामले में। तो हमको एक बार देवी दयाल जी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे वो पेट्रोलियम के, उन्होंने हमको बुलाया और बोला तुम विजिलेंस में इंटरेस्टेड हो? तो हम बोले सर इंटरेस्ट तभी रहेगा जब हमारी पोस्टिंग दिल्ली में रही, क्योंकि हम दिल्ली रहना चाहते थे कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण। जब हम विजिलेंस में आए तो हमने सबसे पहले हम डीजल स्कैम को उजागर किए कि कैसे डीजल स्कैम कैसे हो रहा था और कितना गवर्नमेंट को चूना लग रहा था। इसी बीच में मिनिस्ट्री ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसको हम एंटी अडल्टरेशन सेल बोलते थे जी। और उसमें हमारा एक योगदान था कि हम हेडक्वार्टर में रहे और हम डायरेक्टर जनरल जो थे एंटी अडल्टरेशन सेल के, उनको रिपोर्टिंग था मेरा। उन्होंने हमको काम करने का फ्रीडम दिया क्योंकि हम काफ़ी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, इन्फॉर्मेशन आता था और हम उसको एग्जीक्यूट करते थे और पूरा फैक्ट्स ला कर देते थे। करीब 700 इन्वेस्टिगेशन हमने किए होंगे अपने टेन्योर में एंटी अडल्टरेशन सेल में जब हम थे। और उस दौरान काफ़ी कुछ हमने देखा कि कैसे क्या क्या गड़बड़ी होती है, कहाँ गवर्नमेंट को नुकसान होता है। और एक आर्टिकल भी आया था उस समय कि कैसे हमने अपने इन्वेस्टिगेशन को जो सामने जाहिर किए थे तो कैसे गवर्नमेंट को हजारों करोड़ का नुकसान होता था इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट का टैक्स का सिस्टम था। फिर बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने का हमको एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरे सीबीआई रेड हुआ। अच्छा, बड़े बड़े कौन लोग सर? कौन बड़े बड़े? कुछ नाम मत पूछिए, नाम अभी तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन वक्त आने पर मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं आज के टाइम में वो? ये बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा, उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। अच्छा। आज ले तो शायद कल हम रहे न रहे मालूम नहीं। अच्छा, इतने बड़े पोस्ट पे हैं? पोस्ट पे नहीं है लेकिन अच्छा। इतने बड़े लोग हैं। अच्छा। तो आज के दिन हम अभी कुछ उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आए तो हम अपने ऑफिसर एसोसिएशन से बहुत जुड़े रहे 1995 ऑनवर्ड्स जी। 2013-14 तक तो हम अपना केस में इतना बिजी रहे, सीबीआई इतना बिजी कर दी कि बाकी चीज़ के लिए हमको फुर्सत नहीं होता था। किस चीज़ के लिए सीबीआई ने आपके पास रेड की? सीबीआई ने बोला कि तुमने पैसे लिए हैं, लेकिन पैसे किस काम के लिए लिए, किससे लिए, तो कुछ उनके पास मालूम नहीं था। अच्छा। तो जजमेंट है, आप पढ़ लीजिए जजमेंट
आपको सारा उसमें डिटेल पता चल जाएगी आपके क्या है। पास तो उसकी कॉपी होगी दे देंगे आपको जजमेंट की कॉपी। जी बिल्कुल। मतलब क्या था उसमें बेसिकली, थोड़ा डिटेल में मैं जानना चाहूँगी। मैम कितना डिटेल बताएंगे, 91 पेज का जजमेंट है, दो केस अच्छा। बना है, एक 91 पेज का, एक 100 पेज का है, तो 200 पेज का जजमेंट आपको कितना नहीं, सुना अगर है? हम मतलब जैसे कहते हैं, जैसे आजकल चल ही रहा है सीबीआई और ईडी का तो काफी चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, तो घोटाला सामने आ रहा है, पैसे इस स्कीम में इतने पैसे लग गए, तो बेसिकली आपका नाम किस चीज से जोड़ा गया था? हमारा नाम जोड़ा गया कि हमने पैसे मांगे हैं, लेकिन अच्छा। किससे पैसे मांगे, तो पैसे देने वाला भी हम कोई नहीं, वैसा किसी ने बोला नहीं, किस काम के लिए था वो भी नहीं मालूम है। ठीक है, ये मेरा प्रारब्ध था, किसी जन्म का कर्म का फल हमको भुगतना था, भुगते, कोई बात नहीं है। हम हार नहीं माने ज़िंदगी में, अपनी लड़ाई लड़ते रहे और ईमानदारी से ज़िंदगी जिए, ईमानदारी से जिएंगे, ये हमारा फैमिली में हमको सिखाया गया है। जी सर, ये तो आपने अपनी लाइफ जर्नी हमें बता दी कि किस किस पड़ाव से होकर आपकी जर्नी अभी तक यहाँ तक बीती है। मुंबई, बड़ौदा, फिर नागपुर, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, इतने सारे लोगों के बीच रहना, इतने सारे लोगों के बीच काम करना। तो अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के में स्कैम की बात आप कर रहे थे, और एक नहीं काफी सारे स्कैम की बात आप कर रहे थे, तो हम वो जानना चाहेंगे कि वो किस लेवल का स्कैम है और किस स्तर पर हो रहा है। देखिए, छोटे मोटे चीज़ का तो हम बात ही नहीं करेंगे जी। हम बड़े स्कैम पे बात करेंगे। जी। बड़ा स्कैम है जिसमें भारत सरकार दूसरे डिपार्टमेंट से एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जिसको हम सीवीओ भी अपनी कंपनी में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जी। उनको अपॉइंट किया जाता है। हमारे यहाँ जितने सीवीओ आए वो सिर्फ फैसिलिटी यूज़ करते रहे, अपने आप अपना पर्सनल बेनिफिट देखते रहे, अपना जितना फ़ायदा उठा सकते थे अपने पर्सनल इसमें उन्होंने उठाया, लेकिन कंपनी में जो भी करप्शन का इशू उनको देखना था, कभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। कितने मुद्दे बताएं आपको। हम शुरू करते हैं सबसे पहले बॉम्बे रिफाइनरी से। बॉम्बे रिफाइनरी में एक कूलिंग टावर होता है जी। जो बहुत कॉस्ट, मतलब उसमें लगता है बनाने में, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ उसमें लग जाते हैं। ठीक है मैम, अभी हमारे यहाँ एक बना था जो काम भी नहीं कर रहा है प्रॉपरली ढंग से, आज तक नहीं, 2017 में कमीशन हुआ। इसकी लाइफ 30 to 40 ईयर्स जो हमको बॉम्बे रिफाइनरी वाले बताए, जो रिफाइनरी के ऑफिसर्स बताए, तो उसके हिसाब से वो 30 to 40 ईयर्स का उसमें मतलब उसकी लाइफ होती है। लेकिन हम उसका फोटो आपको दिखाएंगे तो लगेगा कि ये तो पता नहीं चला 40, 50, 60 कितने साल पुराना है। हाँ, स्क्रीन पर जो आप फोटोज इस समय देख रहे हैं वो वही की फोटो है जहाँ के बारे में सर बता रहे हैं, और किस तरीके की हालत उस बिल्डिंग की हो गई है ये आप देख सकते हैं। एकदम जर्जर हालत में वो बिल्डिंग है इस वक्त। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने साल हुए हैं अभी इस बिल्डिंग को बने हुए? अभी तो 6 साल हुआ कमीशन हुए। हाँ ही हुए हैं, और उसके कमीशन में प्लास्टर, लैंटर, यानी कि सब जो है वो जर्जर हालत में है। और हम शायद सर इसकी श्योरिटी भी नहीं ले सकते हैं कि कब ये बिल्डिंग जो है वो गिर जाए, ऐसा इसकी श्योरिटी क्या है भी जो है वो इसकी देखी गई है। सर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और इसके बाद हमने इस चीज़ को अपने चेयरमैन को भी नोटिस में लाए, सीनियर विजिलेंस को भी नोटिस में लाए, इवन मिनिस्ट्री में भी नोटिस में लाए, सीवीसी के नोटिस में लाए, लेकिन कहीं से हमको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बॉम्बे रिफाइनरी की हैं, जो HPCL की तरफ से इस बॉम्बे रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। और जिस तरीके की जर्जर हालत इस बॉम्बे रिफाइनरी की बिल्डिंग की आप देख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मटेरियल इस बिल्डिंग को बनाने में यूज़ किया गया है और किस स्तर का घोटाला जो है वो बॉम्बे रिफाइनरी की इस बिल्डिंग को बनाने में हुआ है। उमा शंकर जी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमारी इस वीडियो के माध्यम से तमाम पेपर, शिकायतें, मेल्स की हैं ताकि इस घोटाले को उजागर किया जा सके, लेकिन कुछ अधिकारियों की दखलंदाजी की वजह से ये घोटाला उजागर नहीं हो पाया है। और वो अभी भी ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये घोटाला किसी ना किसी तरीके से सामने आए। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंच सके और जिस तरीके का, जिस लेवल का ये घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को उजागर किया जा सके और इस पर एक्शन लिया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। धन्यवाद।